क्या होगा अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत उसकी पूर्णता या परफेक्शन नहीं है, बल्कि उसकी खामी है? बिल्कुल सही। और ये बात बहुत गहरी है। है ना? हम्म। मतलब अगर बिग बैंग के बाद सब कुछ एकदम परफेक्ट और एक समान होता ना, तो आज पृथ्वी, सूरज या हमारा अपना कोई वजूद ही नहीं होता। एकदम कुछ भी नहीं बनता। तो आज की इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम जेनेसिस ऑफ द कॉस्मोस, द मैकेनिक्स ऑफ सेलेस्टियल इवोल्यूशन के नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये चर्चा विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बहुत काम की है जो यूपीएससी या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि तारों और ग्रहों के निर्माण के पीछे जो क्यों और कैसे छुपा है ना, उसे डिकोड करना है, ताकि उत्तर पुस्तिका में एक ठोस जवाब लिखा जा सके। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि परीक्षा में जब ऐसे भारी भरकम खगोलीय विषयों पर सवाल आते हैं तो सिर्फ कुछ तकनीकी शब्दों को पन्नों पर उतार देना काफी नहीं होता। सही कहा। परीक्षक ये देखना चाहता है कि क्या इन घटनाओं के बीच का आपसी संबंध स्पष्ट है। शुरुआत से लेकर अंत तक एक पूरी कहानी है, गैस के बादलों से लेकर ठोस चट्टानी ग्रहों तक का सफर। तो अगर उस सफर की भौतिकी को समझ लिया जाए तो किसी भी सवाल का जवाब देना आसान हो जाता है। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ। शुरुआती ब्रह्मांड। बिल्कुल। नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि बिग बैंग के ठीक बाद मैटर और ऊर्जा का जो वितरण था वो यूनिफॉर्म या एक समान नहीं था। हाँ, एक तरह की असमानता थी। तो अब सवाल ये है कि इस असमानता का आखिर क्या महत्व है? देखिए, यही असमानता असल में पूरी सृष्टि का इंजन है। अगर मैटर हर जगह बिल्कुल बराबर होता तो पूरे ब्रह्मांड की डेंसिटी या घनत्व एक जैसा होता। लेकिन चूंकि वितरण असमान था तो कहीं पर मैटर थोड़ा ज्यादा इकट्ठा हो गया और कहीं पर कम। जहां मैटर ज्यादा था वहां का घनत्व अधिक हो गया। और जहां मास ज्यादा होता है वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा मजबूत हो जाता है ना? एकदम सही। भौतिक विज्ञान का सीधा सा नियम है। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगी। एक केक के बैटर का उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। अगर हम केक का बैटर तैयार कर रहे हैं और उसे ठीक से फेंटा नहीं है तो बैटर में कहीं कहीं गुठलियां या क्लम्प्स रह जाते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड बिल्कुल उसी बिना ठीक से फेंटे हुए बैटर की तरह था। क्या कमाल का उदाहरण है। जहां तहां मैटर की गुठलियां थीं और इन्हीं गुठलियों ने यानी घनत्व के इसी अंतर ने गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता को जन्म दिया। बिल्कुल। जिस गुठली का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था उसने आसपास के मैटर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर वो बैटर बिल्कुल अच्छे से फेंटा हुआ होता तो क्या होता? तो कुछ भी नहीं होता। कोई भी चीज एक दूसरे से नहीं टकराती। हाँ, कोई खिंचाव भी नहीं होता। एकदम। अगर गुरुत्वाकर्षण हर जगह बराबर होता तो एक तरह का डेडलॉक बन जाता। ये असमानता या शुरुआती ब्रह्मांड की ये खामी ही वो कारण थी जिसने मैटर को एक साथ आने पर मजबूर किया। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि ब्रह्मांड की एक अपूर्णता ने ही सृजन का रास्ता खोला। तो गुरुत्वाकर्षण ने मैटर को खींचना शुरू किया। इसका पहला बड़ा परिणाम क्या था? इसका परिणाम थी आकाशगंगाएं, यानी गैलेक्सीज। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब बहुत सारा मैटर एक जगह इकट्ठा होता है तो आकाशगंगा बनती है, जो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांडीय शहर है। बिल्कुल। नोट्स के अनुसार एक औसत आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर 1,50,000 लाइट ईयर्स तक फैला होता है। और तारों के बनने की असली प्रक्रिया यही होती है, जिसका सबसे अहम केंद्र नेब्यूला है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नेबुला असल में तारों की नर्सरी है। यह हाइड्रोजन गैस और धूल का एक विशाल बादल होता है। तो नेब्यूला के अंदर तारे बनते कैसे हैं? जैसे जैसे इस नेबुला के अंदर गैस के गुच्छे बनते हैं वे गुरुत्वाकर्षण के कारण और घने होते जाते हैं। ये गैस सिकुड़ती है, दबाव बढ़ता है और अंततः एक तारे का जन्म होता है, जो नाभिकीय सनलेन से चमकना शुरू कर देता है। हाँ। और ये प्रक्रिया आज से लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुई थी। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। तारों की बात करते हुए आपने लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष का जिक्र किया। ये परीक्षा के नजरिए से एक बहुत बड़ा ट्रैप है। बहुत बड़ा ट्रैप है। सबसे ज्यादा नंबर इसी गलती की वजह से कटते हैं। हाँ, क्योंकि ईयर सुनकर दिमाग तुरंत समय की तरफ जाता है। लगता है ये समय मापने का कोई पैमाना है, जबकि प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई बिल्कुल नहीं है। ये असल में दूरी या डिस्टेंस मापने की इकाई है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, अंतरिक्ष इतना विशाल है कि वहां दूरियों को किलोमीटर में नापना ऐसा है जैसे चींटी के कदमों से पूरी पृथ्वी नापना।
इसलिए खगोल शास्त्री प्रकाश की गति का सहारा लेते हैं। जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एकदम सही। 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दौड़ जाता है। अब इसी गति से प्रकाश एक पूरे वर्ष में जितनी कुल दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और अगर इसे किलोमीटर में बदला जाए तो गणित के हिसाब से ये लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। हाँ, और इसे आसानी से समझने के लिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का उदाहरण लेते हैं, जो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है। मतलब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि आसमान में हम जो सूरज देखते हैं वो असल में 8.3 मिनट पुराना सूर्य होता है। वाह! तो लाइट ईयर ब्रह्मांड की इन्हीं विशालकाय दूरियों को नापने का पैमाना है। चलिए अब ग्रहों पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण ने गैस को सिकोड़कर तारा तो बना दिया। हाँ, तारा बन गया। लेकिन जो नवजात तारा है उसके आसपास की बची हुई गैस और ब्रह्मांडीय धूल का क्या हुआ? वो कचरा ग्रहों में कैसे बदल गया? ये खगोल विज्ञान की सबसे खूबसूरत प्रक्रियाओं में से एक है। यहीं से ग्रहों के निर्माण के 3 चरण शुरू होते हैं। सबसे पहला चरण है रोटेटिंग डिस्क का बनना। मैं यहाँ थोड़ी उलझ रही हूँ। वो गैस और धूल तो तारे के चारों ओर एक गोल बादल की तरह होनी चाहिए थी ना? वो अचानक से एक चपटी डिस्क में कैसे बदल गई? इसके पीछे कोणीय संवेग का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का नियम काम करता है। इसे एक पिज़्ज़ा शेफ के उदाहरण से समझिए। अच्छा, पिज़्ज़ा? हाँ, जब शेफ पिज़्ज़ा के आटे की गोल लोई को हवा में उछालकर तेजी से घुमाता है तो क्या होता है? वो खिंचकर एक चपटी और गोल डिस्क बन जाती है। बिल्कुल। अंतरिक्ष में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब गुरुत्वाकर्षण गैस को तारे के रूप में सिकोड़ता है तो पूरा बादल बहुत तेजी से घूमने लगता है। और घूमने की इस गति के कारण वो बचा हुआ मैटर चपटी डिस्क बन जाता है। पिज़्ज़ा वाला रूपक एकदम सटीक बैठता है ना? तो अब केंद्र में तारा है और उसके चारों ओर गैस और धूल की घूमती हुई डिस्क है। अब आता है दूसरा चरण, प्लैनेटेसिमल्स का निर्माण। सही। वो गैस और धूल का बादल अब धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और संघनित होकर छोटे छोटे ठोस पिंडों में बदलने लगता है। इन्हीं को प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में बिना किसी बाहरी दबाव के ये धूल के कण आपस में चिपक कैसे जाते हैं? वे ठोस चट्टान कैसे बनते हैं? बहुत वाजिब सवाल है। शुरू में इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता कि वे एक दूसरे को खींच सकें। यहाँ एक प्रक्रिया काम करती है जिसे कोहेजन या सामंजस्य कहते हैं। कोहेजन? हाँ, इसे समझने के लिए बिस्तर के नीचे की धूल के बारे में सोचिए। वहां धूल के छोटे छोटे कण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण आपस में चिपककर गुच्छे बना लेते हैं। ओह, डस्ट बनीज की तरह? एकदम वही। शुरुआती डिस्क में भी गैस के ठंडा होने पर बने ठोस कण कोहेजन के कारण आपस में टकराए और एक दूसरे से चिपककर कुछ सेंटीमीटर या मीटर के छोटे पिंड बन गए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ये छोटे पिंड या प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं, खेल में गुरुत्वाकर्षण की वापसी होती है और असली ग्रह बनने का तीसरा चरण शुरू होता है। बिल्कुल। जब ये प्लैनेटेसिमल्स कुछ किलोमीटर चौड़े हो जाते हैं तो उनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी हो जाता है। तो अब उन्हें कोहेजन की जरूरत नहीं है? नहीं, अब गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचता है और वे आपस में जोर से टकराकर जुड़ने लगते हैं। इस क्रमिक रूप से जुड़कर बड़े होने की प्रक्रिया को अक्रीशन कहते हैं। अक्रीशन। इसे समझने के लिए बर्फ के गोले या स्नोबॉल का रूपक बहुत मजेदार है। हाँ, बताइए कैसे? कल्पना कीजिए कि एक बर्फीली पहाड़ी के ढलान पर बर्फ का एक छोटा सा गोला नीचे लुढ़काया जा रहा है। जैसे जैसे वो नीचे लुढ़कता है, वो रास्ते की और भी बर्फ को अपनी ओर खींचकर चिपकाता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते वो विशाल गोला बन जाता है। बिल्कुल। ग्रहों का निर्माण भी ऐसा ही है। छोटे प्लैनेटेसिमल्स ने गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसपास के मैटर को खींचा और विशाल ग्रह बन गए। एकदम सटीक तुलना है। तो याद रखने वाली बात यह है कि कोहेजन कणों का भौतिक रूप से चिपकना है, जबकि अक्रेशन गुरुत्वाकर्षण के जरिए बड़े पिंडों का लगातार बड़ा होते जाना है। इसी अक्रेशन के कारण पृथ्वी और बृहस्पति जैसे ग्रह बने। अब जबकि हमने इस यांत्रिकी को समझ लिया है, तो परीक्षा की रणनीति पर बात करना बेहद जरूरी है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। परीक्षा हॉल में जब समय कम हो और दबाव ज्यादा, तो इन कॉन्सेप्ट्स को उत्तर पुस्तिका में सबसे प्रभावशाली तरीके से कैसे उतारा जाए? एक अच्छे उत्तर की पहचान यही है कि वह सिर्फ क्या पर नहीं रुकता, बल्कि कैसे और क्यों को भी समझाता है। अगर 3 से 5 मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर प्रश्न आते हैं, तो जवाब एकदम क्रिस्प होना चाहिए।
जैसे अगर पूछा जाए कि नेबुला क्या है, तो उत्तर होना चाहिए यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस और धूल का विशाल बादल है जो गुरुत्वाकर्षण के संघनन के कारण तारों की नर्सरी के रूप में काम करता है। और अगर लाइट ईयर को परिभाषित करने को कहा जाए तो सबसे पहले इसी बात पर जोर देना चाहिए कि ये दूरी मापने की इकाई है, समय की नहीं। और साथ ही 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर वाला गणितीय तथ्य भी जोड़ना चाहिए। और प्लैनेटेसिमल्स के लिए लिख सकते हैं कि ये गैस और धूल के संघनित होने और कोहेशन की प्रक्रिया से बने शुरुआती छोटे ठोस पिंड हैं। बिल्कुल, लेकिन असली चुनौती 10 मार्क्स वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में। हाँ, वहाँ सीधे सवाल तो होते नहीं है। वहाँ सवाल हो सकते हैं कि तारों और ग्रहों के निर्माण के विभिन्न चरणों का आलोचनात्मक वर्णन करें। एक औसत छात्र सिर्फ रटे हुए तथ्य लिख देगा, लेकिन एक टॉप स्कोरर एनरिचमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेगा। वे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं जो सीधे अतिरिक्त नंबर दिला सके? पहली बात, जब आकाशगंगा का जिक्र किया जाए तो उसे सिर्फ तारों का समूह न लिखकर ब्रह्मांड की बुनियादी इकाई या बेसिक यूनिट लिखा जाना चाहिए। दूसरी बात, तारों के निर्माण को नेब्यूला थ्योरी से जोड़ा जाना चाहिए। एकदम। और तीसरी सबसे अहम बात, ग्रहों के निर्माण को समझाते समय प्लैनेटेसिमल और एक्रेशन को इस प्रक्रिया के केंद्रीय तंत्र या सेंट्रल मैकेनिज्म के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। ये शानदार रणनीति है। छात्रों को ये समझना जरूरी है कि 10 नंबर वाले सवालों के जवाब को उन्हीं 3 चरणों में बांट कर लिखें, पहले डिस्क, फिर प्लैनेटेसिमल्स और फिर ग्रह। और इस पूरी कहानी में गुरुत्वाकर्षण को हमेशा मुख्य हीरो के रूप में पेश किया जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही वो बल है जो गैस को सिकोड़कर तारा बनाता है और चट्टानों को जोड़कर ग्रह बनाता है। इस तरह का उत्तर परीक्षक को बताता है कि आपने रट्टा नहीं मारा है, बल्कि कारण और प्रभाव के संबंध को समझाया है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? यही ना कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत ही तार्किक और क्रमिक व्यवस्था का परिणाम है। सब कुछ एक कड़ी के रूप में जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। अपनी इस चर्चा को समेटने से पहले आइए इस पूरी जटिल खगोलीय प्रक्रिया को सिर्फ 1 मिनट के भीतर दोहरा लेते हैं। एक रैपिड फायर फ्लो चार्ट। ठीक है। सबसे पहली घटना, शुरुआती ब्रह्मांड में मैटर का असमान विस्तरण, जिससे घनत्व में अंतर आया और गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता पैदा हुई। इस गुरुत्वाकर्षण ने मैटर को इकट्ठा किया, जिससे आकाशगंगाएं बनी। इन आकाशगंगाओं के अंदर हाइड्रोजन गैस और धूल के बादल बने, जिन्हें नेब्यूला कहा गया। नेब्यूला के अंदर गैस के गुच्छे घने हुए, दबाव बढ़ा और 5-6 अरब साल पहले चमकते हुए तारों का जन्म हुआ। तारा बनने की प्रक्रिया में कोणीय संवेग के कारण तारे के चारों ओर एक घूमती हुई चपटी डिस्क बन गई। डिस्क ठंडी और संघनित हुई, धूल के कण कोहेशन के जरिए चिपके और छोटे ठोस पिंड बने, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा गया। और अंत में एक्रीशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां गुरुत्वाकर्षण ने इन पिंडों को आपस में टकराकर बड़े ग्रहों में बदल दिया। और एक सुनहरी चेतावनी, लाइट ईयर सिर्फ अंतरिक्ष की विशाल दूरियों को मापने की इकाई है, समय की नहीं। ये 1 मिनट का रिवीजन परीक्षा हॉल में बहुत काम आने वाला है। सच में। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ा जा रहा है जो पाठ्यपुस्तकों से थोड़ा आगे जाता है। वो क्या? अभी तक हमने बात की कि कैसे इक्रेशन से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात अरबों साल पहले की है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रहों के बनने की कहानी खत्म हो चुकी है? यही वो सवाल है जो सोचने पे मजबूर कर देता है। सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड का वो बिना फेंटा हुआ बैटर आज भी पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। मतलब इक्रेशन रुका नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज भी हमारा विशाल ग्रह बृहस्पति अपने अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण अंतरिक्ष के मलबे को अपनी ओर खींच रहा है। आकाशगंगाएं आज भी एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं और टकरा रही हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अभी भी बन रहा है। एकदम। अरबों साल पहले घनत्व की जिस असमानता ने चीजों को एक साथ लाना शुरू किया था, वो खिंचाव आज भी जारी है। हम किसी ठहरे हुए ब्रह्मांड में नहीं रहते, बल्कि हम एक लगातार बनते हुए ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई रात के आसमान में तारों को देखे तो उसे जरूर याद आना चाहिए कि ब्रह्मांड की वो खूबसूरत अपूर्णता आज भी अपना काम कर रही है। सृजन का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत ही शानदार विचार है। इसी अद्भुत विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है। सीखते रहने और ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते रहने का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।